भाग 6। राहुल ने उसे हाथ मारा और बोला, बंद करो ये बकवास। प्यार मुझे नहीं हो सकता। मेरा प्यार बस वो थी, ये बात तुम सब भी जानते हो। उसके सिवा किसी और के लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं है। पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुझे उसे भूल जाना चाहिए। आरजू अच्छी लड़की है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो। उदय बोला, तुमसे किसने कहा? मुझे पता है कि एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगी। वो तो इसकी आंखें उसकी जैसी है, इसलिए जब मैं उसमें देखता हूँ तो भूल जाता हूँ कि वो कौन है। राहुल बोला। राहुल, उस टाइगर का कुछ पता नहीं चला। उस दिन अपना बुद्धू बनाकर चला गया। पता नहीं वो लड़की ही हो। उदय ने बात पलटते हुए कहा, वो तो सच में शातिर निकला। अब की बार कहीं आए तो मुझे बताना, ऐसा पकड़ूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं। राहुल बोला। उसे उसकी आंखें जानी पहचानी लगती थी। वो एक बार मिलकर देखना चाहता था। एक बात पूछूं? नाराज मत होना। उस दिन तुम टाइगर को ऐसे देख रहे थे मानो तुम्हें उससे प्यार हो गया हो। हम तीनों को तेरे टेस्ट पर शक हो गया था कि कहीं तुझे लड़के तो नहीं पसंद। उदय बोला, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम मुझे बचपन से जानते हो, मैं क्या ऐसा लगता हूँ? वो तो मुझे उसकी आंखें निक्की जैसी लगी, इसलिए सोच रहा था कि कहीं ये निक्की तो नहीं। मैंने आरजू से भी पूछा था कि उसका कोई भाई तो नहीं है। उसने कहा कि उसके बाप के सिवा कोई नहीं है। राहुल बोला, चल शुक्र है, मुझे तो सोच सोचकर इतने दिन नींद ही नहीं आई कि मैं ऐसे लड़के के साथ उठता बैठता हूँ जो लड़कों को पसंद करता है। रॉकी ने हंसते हुए खुद को अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा। सभी हंस दिए। राहुल ने इसे प्यार से हंसते हुए मुक्का मारा। राहुल ने बहुत पी ली थी। ईशान ने ड्राइवर बुलाकर राहुल को उसके घर भेज दिया। राहुल आया तो रात के 1 बजे थे। आरजू आराम से सो रही थी। राहुल कमरे में आया, वो आरजू के पास आ गया। उसके पास बैठकर काफी देर उसे देखता रहा, फिर सिर मारता हुआ मुस्कुराता हुआ अपनी साइड पर आकर सो गया। उसके लेटने से आरजू की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो ऐसे ही लेटा है। ना उसने कपड़े बदले, ना जूते खोले थे। वो उसके पास गई। उसने उसके जूते खोले। उसने देखा कि उसके मुंह पर धूल जमी थी। उसने टॉवल गीला करके उसका मुंह और हाथ साफ किया। फिर अलमारी से उसका नाइट सूट निकाल कर लाई। फिर उसको अपने कंधे के सहारे टिकाकर उसका कोट खोला। फिर कमीज खोलकर बड़ी मुश्किल से कुर्ता उसे पहनाया और उसे लिटा दिया। पैंट खोलने में शर्म आई तो उसने पैंट की बेल्ट लूज कर दी और वैसे ही रहने दिया। वो उसे चादर उड़ाकर उठने लगी तो उसने उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गले लगाकर बोला, निक्की। आरजू ने जोर से उसे धकेलकर अलग किया और मन में बोली, मैं कोई निक्की विक्की नहीं हूँ। बाहर जाकर अपनी इसी निक्की को गले लगाना, मुझे माफ करो। वो अपनी चादर लेकर गेस्ट रूम में आकर सो गई। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने घर के बेडरूम में है और उसके बगल में कोई नहीं है। उसने अपने बदले हुए कपड़े देखे तो उसे कुछ कुछ याद आया कि आरजू ने कैसे उसका मुंह साफ किया, फिर कपड़े बदले। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर नहाने चला गया। नहाकर वो नीचे आया तो आरजू कहीं नहीं थी। लिजा उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। रोज क्या बनाते हो? मेरा मतलब मैडम रोज क्या खाती है? राहुल ने पूछा। मैडम तो कभी खाती है, कभी नहीं खाती। सर आप घर आया कीजिए, मैडम बेचारी अकेले बैठती है। उस दिन आपने फोन किया था तो मैडम ने मुझे पूछकर आपकी पसंद का खाना बनाया था और वो आधी रात तक आपका इंतजार करती रही, लेकिन आप आए नहीं। उस दिन से वो घर पर नाश्ता नहीं करती, रात को ही खाती है, वो भी थोड़ा सा। राहुल इसकी बात सुनकर बोला, ओह ठीक है। अब वो चली गई है क्या? नहीं, वो आपके साथ नहीं है क्या? लिजा ने पूछा। पता नहीं। राहुल क्या कहता। लिजा चुपचाप किचन में चली गई। उसे पता है कि ये दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते। बड़े साहब ने इनकी शादी करा के वो तो चले गए बाहर, पर इनकी आपस में बनती नहीं है। राहुल लिविंग रूम में बैठा अखबार देख रहा था, पर उसकी नजरें सीढ़ियों पर टिकी थी। इतने में आरजू ऊपर से आती नजर आई। उसने नीली जीन्स के साथ पीले रंग का टॉप पहन रखा था। उसने अपने बालों की पोनी बना रखी थी। वो भागती हुई आ रही थी। उसकी पोनी कभी इधर तो कभी उधर उछलती। उसे पता नहीं क्यों इसे देखकर निक्की की याद आती थी, लेकिन इसके पापा तो कोई और है, ये निक्की हो ही नहीं सकती। राहुल बैठा उसे देखे जा रहा था। लिजा आंटी मैं चलती हूँ, आरजू बोली। आरजू जब जाने लगी तो राहुल को उसके बाह पर लाल दाने से नजर आए। उसने कहा,
एक मिनट रुको। वो उठकर उसके पास आया और उसके बाह पकड़ कर देखा। उसकी बाह ही नहीं, गर्दन पर भी लाल दाने हो गए थे। उसने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। पहले खुद आती है और खुद ठीक हो जाती है। आरजू बोलकर अपनी बाह उससे छुड़ाने लगी। राहुल ने उसकी बाह फिर पकड़ ली और देखा कि वो गर्म पड़ी थी। उसने उसके माथे को हाथ लगाया। माथा बहुत गर्म था। उसका ठंडा हाथ लगने से वो कांप गई। तुम्हें तो इतना तेज बुखार है और तुम काम पर जा रही हो, वो भी बिना कुछ खाए। कौन सी दवा लेती हो पहले? अच्छा चलो हॉस्पिटल चलो। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन तक ऐसा रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने कभी कोई दवा नहीं ली। क्या ऐसी हालत में भी कभी दवा नहीं ली? तुम्हारे पापा या फैमिली ने कभी दवा नहीं दिलवाई? फिर बुखार कैसे उतरता है? राहुल उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछने लगा। नहीं, कभी किसी ने दवा नहीं दिलवाई। पापा को कभी मेरे पास आने का टाइम नहीं था। मम्मी और सौम्या तो कभी पूछती भी नहीं थी। पहली बार जब ये एलर्जी हुई तब मैं 9-10 साल की थी। मम्मी मुझे फल खाने को नहीं देती थी। एक दिन मैंने चोरी से आम खा लिया, उससे मुझे बुखार और इस तरह के दाने हो गए। मम्मी ने देखा तो दूर से मुझे अंदर ही रहने को कहा। बोली कि किसी को हाथ मत लगाना, नहीं तो उसे भी हो जाएगी। पापा के तो पास ही मत जाना। मैं छोटी सी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मैं कमरे में अकेली बुखार, उल्टियाँ और दर्द से बिना किसी दवा के लड़ती रही। मम्मी ने किसी नौकर को भी नहीं आने दिया, खाना भी नहीं दिया। मैं 3 दिन तक ऐसे ही रही। चौथे दिन ठीक होकर बाहर आई और खाना खाया। तब से जब भी ऐसा होता है अकेले ही सब बर्दाश्त किया है। अब आदत हो गई है, दर्द महसूस ही नहीं होता। आरजू किसी पत्थर की तरह जिसमें फीलिंग्स नहीं होती बोले जा रही थी। राहुल के दिल में टिस सी होठी। कितना झेला है इसने। सोचते ही उसका दिल उसके लिए प्यार से भर गया। उसने उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पहले जो भी हुआ भूल जाओ, अब ऐसा नहीं होगा। वो कहने वाला था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन वो कैसे उससे ये वादा कर सकता है? उसका क्या पता कब वो इसे तलाक दे दे। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि इसे भरोसा दे कि इसे कभी रोने नहीं देगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसे कस के गले लगा लिया, फिर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया, फिर उसकी तरफ देखा। आरजू भी उसी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसकी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की थी। कुछ देर बाद राहुल लीजा से बोला, लीजा इसके लिए खिचड़ी बना दो। कहकर उसने मेन गेट के पास जाकर उसे लॉक कर दिया और आरजू से बोला, यही वेट करना, मैं कपड़े बदल के आया। आरजू और लीजा उसके इस तरह दरवाजा लॉक करने से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आरजू ने मुस्कुराकर मुझे पता नहीं के अंदाज में कंधे उचकाए। लीजा भी मुस्कुरा दी। राहुल कपड़े बदल कर आया तो आरजू डाइनिंग टेबल पर बैठी खिचड़ी खा रही थी। लीजा उसके लिए नाश्ता ले आई। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर उसे लेकर चला गया। वो उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसने पहले ही VIP रूम बुक करा दिया था। आरजू को लेकर सीधे वही आया। डॉक्टर पहले ही वेट कर रहे थे। उसके आते ही नर्स ने उसके कपड़े बदलवाए, फिर उसके सारे टेस्ट किए। राहुल सामने सोफे पर बैठा सब देखता रहा। डॉक्टर रीमा ने आकर कहा, जी ये पेशेंट का कार्ड भरना है। इनका नाम क्या है? आरजू सिंघानिया। राहुल। पिता का नाम? अगर शादीशुदा है, नहीं तो पति का नाम। जी मैं इसका पति हूँ, राहुल सिंघानिया। राहुल बोला। आरजू बेड पर लेटी सब सुन रही थी। डॉक्टर रीमा उसे देखती रह गई। फिर उसने एड्रेस और फोन नंबर पूछा। राहुल ने अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दिया। आरजू के इंजेक्शन लगते ही वो सो गई। राहुल टहलने के लिए बाहर कॉरिडोर में आ गया। तभी वहाँ उदय आया और उसने सफेद कोट पहन रखा था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ राहुल, तू ठीक तो है? मैं एक सर्जरी कर रहा था, अब तेरा मैसेज देखा तो भागा आया, क्या हुआ? राहुल ने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कहा। फिर धीरे से आरजू का दरवाजा बंद करके उसे थोड़ा दूर लाकर धीरे से बोला, धीरे बात कर, वो अभी सोई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। आरजू को एलर्जी हुई है, उसे मैंगो से एलर्जी है। फिर भी पागल ने मेरे कहने पर मैंगो जूस पी लिया था, अब बीमार हो गई। क्या? कब से है इसे ये एलर्जी की प्रॉब्लम? ये तो बचपन से होती है और ये ठीक भी हो जाती है। इस उम्र में आकर तो खतरा बढ़ जाता है। उदय बोला। क्या मतलब? खतरा? कैसा खतरा? राहुल घबरा गया। ये प्रॉब्लम अगर बचपन में ठीक न की जाए तो ये कैंसर बन जाती है।
इसके सारे टेस्ट हो गए हैं, मैं चेक करता हूँ। बाकी तू क्यों इतना घबरा रहा है? तूने कौन सा इसके साथ जिंदगी काटनी है? कुछ महीनों बाद तू उसे तलाक ही देने वाला था। ये तलाक से पहले ही मर जाएगी, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। उदय उसके हाव भाव देख कर बोला, तुम किसी की जिंदगी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी उम्र ही क्या है इसकी? मुझसे 2-3 साल छोटी ही होगी। इसने जिंदगी में दुखों के सिवा देखा ही क्या है? कुछ भी करो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। राहुल ने उदय का हाथ पकड़ के कहा। उसकी बातों में डर और मिन्नत थी। उदय ने इसे ऐसे कभी नहीं देखा। आखिर आगे क्या होगा, आगे की कहानी जानने भाग 7। राहुल की बात सुनकर उदय उसका हाथ दबाते हुए बोला, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो, मैं पता करता हूँ। कहकर वो नर्स के रूम की तरफ चला गया और आरजू की फाइल मांगकर चेक की। जो उसने कहा था वो आधा सच था। इसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं होता। वो तो यूं ही राहुल को डरा रहा था। वो देखना चाहता था कि राहुल कैसे रिएक्ट करता है। उसे पहले ही लगा था कि राहुल इसे लाइक करने लगा है। अब उसे यकीन हो गया था कि राहुल उसे चाहने लगा है। राहुल परेशान हो गया था। वो उसके पास खड़ा सोई हुई आरजू के मासूम चेहरे को देख रहा था। वो सोचने लगा, मैंने इससे शादी की अपने फायदे के लिए, इसके बाप ने इसकी शादी करवाई अपने फायदे के लिए। इस बेचारे का क्या फायदा? इसे बाप के घर में भी दुख मिला और यहाँ भी दुख ही है। हर लड़की अपने खुशहाल शादी के लिए कितने सपने देखती है। इसने भी देखे होंगे, लेकिन इसे क्या मिला? नहीं, मैं इसे अब और दुखी नहीं देख सकता। इससे बात करके इसे तलाक दे दूंगा। ये अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जिए। मुझे कोई हक नहीं है इसे अपने साथ बांधे रखने का। चाहे मुझे पापा जी की डांट सुननी पड़े, मैं अब उनकी भी नहीं सुनूंगा। अपने फायदे के लिए मैं इसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। राहुल ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उदय दरवाजे से सब देख रहा था। वो अंदर आया। उसने राहुल को बताया कि रिपोर्ट्स शाम को आएंगी, फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी या छोटी है। ओके, राहुल बोला। उदय के जाने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। हेलो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, काम यहाँ ले आओ। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? विजय उसका सेक्रेटरी बोला। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो तो आरजू को एलर्जी हो गई है, उसे लेकर आया हूँ। ओह, मैं तो डर ही गया था। मैडम कैसी है? फिर खुद ही बोला, अच्छा मैं भी आता हूँ। कहकर वो उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आरजू का फोन बजने लगा। राहुल ने जेब से निकाल कर देखा, अनीता का फोन था। राहुल ने बाहर आकर फोन उठाया। हेलो, आरजू को फीवर है, वो नहीं आएगी। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अनीता फोन की तरफ देखती रह गई। कौन था ये? बात तो करता। कुछ देर बाद विजय वहां आ गया। उसने आरजू के बारे में फिर पूछा। मैडम की तबीयत कैसी है? ठीक है, टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, राहुल बोला। विजय कमरे में जाने लगा तो राहुल बोला, आराम से जाना, वो सो रही है। शाम को 4 बजे रिपोर्ट्स आई। उदय भी अपना काम छोड़कर भागा आया। उसने रिपोर्ट्स पढ़ी और बोला, राहुल, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फिट है। सारे रिपोर्ट्स ठीक आई है। इन दानों पर लगाने के लिए दवा दे दूंगा और खाने के लिए भी दवा है। 2 दिन रेस्ट कर ले, क्योंकि बुखार दोबारा हो सकता है। बाकी आगे के लिए भी दवा दूंगा, इससे इसकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी, उदय ने बताया। फिर कुछ रुक कर बोला, एक बात बताऊं, इसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो बहुत रेयर है। उदय के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो एक टक आरजू को देख रहा था। कहीं राहुल का शक सही तो नहीं? कहीं ये हमारी निक्की तो नहीं? राहुल ने उसे आरजू को देखते देखा तो उसे बुरा लगा। उसने उदय से कहा, ठीक है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। 1 मिनट, एक टेस्ट और था जो इन्होंने किया नहीं, इसकी सेफ्टी के लिए वो टेस्ट भी कर लो। कहकर उसने नर्स से कहकर ब्लड का एक और सैंपल ले लिया। आरजू जाग गई थी। उदय ने उसका बुखार चेक किया। उसका बुखार भी पहले से कम था। उदय आरजू को बहुत ही प्यार से देख रहा था। राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। राहुल ने उदय से विदा ली और आरजू को लेकर चलने लगा। उदय आरजू से बोला, देखो अपना ध्यान रखना, आम या उससे बनी चीजें नहीं खाना, मैं दवा दे दूंगा। कुछ महीने रेगुलर खाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। आरजू मुस्कुरा के बोली, थैंक यू डॉक्टर। राहुल ने उसे पकड़कर कहा, अब चलो भी, मुझे और भी काम है। और वो उसका हाथ पकड़कर ले चला। उदय दूर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उदय का घर।
उदय रात को जल्दी घर आ गया। उसके मम्मी पापा देखकर हैरान रह गए। लगता है आज सूरज उल्टी दिशा से निकला होगा, जो आज हमारा बेटा जल्दी घर आ गया, मम्मी ने मजाक में कहा। मम्मी क्या करूं, बिजी ही बहुत रहता हूँ। मैंने सोचा आज डिनर साथ में करते हैं। उदय ने मम्मी के मुंह को देखकर फिर कहा, आज एक लड़की आई थी, उसे आम से एलर्जी थी, आप ही की तरह। मम्मी क्या निक्की को भी एलर्जी है? पता नहीं बेटा, वो जब तक यहाँ थी तब तक तो नहीं थी, मम्मी बोली। मम्मी ये एलर्जी माँ से उनके बच्चों को हो सकती है, अगर निक्की जिंदा होती तो क्या पता निक्की को भी हो जाती। उदय बोला, आज तुझे निक्की की याद आ रही है इसलिए जल्दी घर आ गया। कोई नहीं बेटा, वो थी ही ऐसी, भुलाए नहीं भूलती। मम्मी की आंखों में आंसू थे। उदय बोला, मम्मी कुछ और बताओ ना निक्की के बारे में, आज सच में बहुत याद आ रही है। बेटा क्या बताओ, तुम्हें सब तो याद है, वो तुमसे 3 साल छोटी थी। उस वक्त वो सिर्फ 6 साल की थी जब किसी ने उसे पार्क से किडनैप कर लिया। उसने उसे छोड़ने के बदले हमसे बहुत पैसे मांगे, हमने पैसे भी दे दिए, पर उन्होंने हमें निक्की नहीं दी। कुछ समय बाद निक्की की गली सड़ी लाश मिली थी, कहकर मम्मी रो पड़ी। मम्मी क्या आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया था? उदय ने पूछा। नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आपको क्या पता कि वो निक्की ही थी? उसकी पायल, कंगन और बालियों से पता चला, मम्मी बोली। मम्मी जिस बंदे ने पैसे मांगे उसने ये चीजें क्यों नहीं निकाली? मुझे क्या पता, हम तो दर्द में डूबे पड़े थे, मम्मी बोली। फिर उसे सोच में डूबे देखकर बोली, बात क्या है उदय, तू आज कुछ ज्यादा ही निक्की को याद कर रहा है। बस यूं ही मम्मी। पापा आ जाओ, खाना लग गया है। उदय के मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे, ये हॉस्पिटल भी इनका ही था। निक्की इसकी छोटी बहन थी। राहुल, उदय, रॉकी, ईशान सब बचपन के दोस्त थे। राहुल का कोई भाई बहन नहीं था। उसका घर उदय के घर के साथ था। अकेला होने के कारण राहुल ज्यादा उदय के घर रहता था। उदय निक्की को तंग करता तो राहुल उसे उदय से बचाता। खेल खेल में एक दिन राहुल ने कह दिया कि मैं निक्की से शादी करूंगा। निक्की ने ये बात मन ही मन बिठा ली कि मैं बड़ी होकर राहुल से शादी करूंगी। उस दिन वो पांचों पार्क में छुपन छुपाई खेल रहे थे। उनकी आया पास ही बैठी थी। ईशान की बारी थी। राहुल दूर छुपने चला गया, निक्की भी उसके पीछे चली गई। दोनों छुपे थे पर कोई ढूंढने नहीं आया तो राहुल ने उसे वही छुपने रहने को कहा और खुद उन्हें देखने आ गया। सब मिल गए। अब ईशान निक्की को ढूंढ रहा था। जब ईशान ने हार मान ली तो राहुल निक्की को बुलाने गया, पर निक्की वहां नहीं थी। सबने ढूंढा पर निक्की नहीं मिली। इस हादसे ने राहुल को तोड़ दिया। वो निक्की को बहुत प्यार करता था। वो निक्की की मौत को सच नहीं मानता था। उसे उम्मीद थी कि निक्की एक दिन जरूर मिलेगी। उदय लेटा लेटा सोच रहा था, कितना अच्छा हो अगर आरजू ही हमारी निक्की हो। उसने ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। रिपोर्ट 10 दिन बाद आएगी। उसने कैलेंडर में आज ही की डेट पर सर्कल लगा दिया। राहुल का घर। राहुल आरजू को घर ले आया। उसने आरजू को अंदर बेडरूम में लिटा दिया। वो बोली, राहुल मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ, मुझे अभी बाहर बैठना है, हम दोनों साथ बैठते हैं, उसने जिद करते हुए कहा। उदय ने कहा है ना रेस्ट करने को, तो यहाँ रेस्ट करो, मैं लिविंग रूम में हूँ, कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना, अब आराम करो, कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। आरजू आकर लेट गई। फिर उसे अपने फोन की याद आई। उसने कल से फोन नहीं देखा। उसने फोन देखा तो वो स्विच ऑफ था। राहुल ने कर दिया था ताकि कोई इसे परेशान न करे। उसने फोन ऑन किया तो देखा कि हैरी का मैसेज था। उसने मैसेज खोला, काम है। वो समझ गई। उसने हैरी को फोन किया। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम मुझसे पूछ रही हो? कल से तुम्हें 20 बार फोन कर चुका हूँ, एक बार भी फोन नहीं उठाया, ऊपर से मुझे पूछ रही हो? पूछना तो मुझे चाहिए कि क्या हुआ। हैरी बोला, चल ठीक है, मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, राहुल ने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया था, अभी घर आकर ऑन किया है। अब तू बता फोन क्यों कर रहा था? वो एक मिशन है। इस बार होटल ड्रीमलैंड में हथियारों की खरीद फरोख्त होनी है। हमें उन्हें पकड़ना है बिना कुछ गवाए। करोगी या जवाब दूं? हैरी बोला, यार घर आते मनी को मना नहीं करते, मैं तैयार हूँ। कब का है? मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, बी सेफ। हैरी बोला, ओके मिलते हैं, आरजू ने कहा। तभी उसके फोन के मैसेज की ट्यून बजी। उसने मैसेज देखा, हैरी का था। कल 10 बजे, रूम 304।
ड्रीमलैंड होटल। तभी एक और मैसेज आया। फोटो थी उसकी जिसे काबू करना था। उसने सोच लिया था कि इस बार रॉबर्ट बच नहीं पाएगा, छोड़ूंगी नहीं उसे। अगर वो बच गया तो मेरा नाम टाइगर नहीं। लेकिन इस पिंजड़े का क्या करूंगी? वो उठी और खिड़की के पास आई। उसने खिड़की खोलकर जायजा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिर आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनिए। राहुल ने लीजा से कहा, इसे रात के खाने में कुछ हल्का ही देना है। 1-2 दिन इसे कहीं जाने नहीं देना है और इसके खाने का भी ध्यान रखना है। आज के बाद इस घर में आम नहीं आएगा। आम से बना कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है? जी समझ गई, लीजा बोली और चली गई। कुछ देर बाद वो रात का खाना लेकर वो आरजू के कमरे में जा रही थी तो राहुल ने रोका। मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। लीजा ने हैरानी से देखा तो राहुल बोला, मेरी गलती से वो बीमार हुई है, इतना तो बनता है। कहकर वो ट्रे लेकर उसके कमरे में गया। उसने 2 बार नॉक किया तो कोई आवाज नहीं आई तो उसने घबराकर दरवाजा खोला तो देखा कि वो बेड पर आराम से सो रही थी। वो उसके पास गया। उसने धीरे से उसके कंधे को हिलाया और वो डर से उठकर बैठ गई। राहुल ने उसकी पीठ थपथपाई। उसे कुछ सुकून मिला। कोई बुरा सपना देखा क्या? राहुल बोला, हाँ आरजू। चलो हाथ धोकर खाना खा लो। राहुल ने खाने की ट्रे साइड पर रखी और उसे कहा। आरजू ने हाथ धोकर खाना खाया। राहुल उसका बहुत ध्यान रख रहा था। खाने के बाद राहुल ने लीजा से बर्तन ले जाने को कहा और दोनों के लिए दूध लाने को कहा। आरजू बोली, नहीं लीजा, मेरे लिए मत लाना, मैं नहीं पीती। तुम ले आना, इतनी दवाइयाँ खानी है, कमजोरी आ जाएगी, दूध पीना पड़ेगा। मैंगो जूस तो झट से पी लिया मेरे कहने पर, अब दूध भी पी लेना, राहुल बोला। आरजू ने मुंह बनाया पर उसे राहुल का केयर करना अच्छा लग रहा था। उसे आज तक किसी ने इस तरह प्यार नहीं किया। वो उसे पसंद करने लगी थी। राहुल ने उसे अपनी तरफ देखते देखा तो आंखें हिलाकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ, पर आरजू ने शर्माकर नजरें झुका दी। राहुल ने उसका लाल चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने आरजू को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो प्यार से उसे देखता रहा। आरजू को खुद पर उसकी नजरें महसूस हो रही थी। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसका चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। उसने दोनों हाथों से मुंह को ढका, पर जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो टॉयलेट में चली गई। उसने शीशे में अपने चेहरे को देखा। वो खुद को ही नहीं पहचान पाई। इतनी रंगत आ गई थी कि वो हैरान हो गई। ये राहुल के प्यार का रंग था। वो खुद को शीशे में देखे जा रही थी। लीजा दूध ले आई। राहुल ने टेबल पर रखवा दिया। उसने टॉयलेट की तरफ देखा। आरजू अभी बाहर नहीं आई थी। उसने टाइम देखा, 10 मिनट हो गए थे। वो टॉयलेट के पास गया और दरवाजे पर कान लगाकर देखा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो घबरा गया। उसने दरवाजा खटखटाया। आरजू, आरजू! उसने आरजू को आवाज दी। वो जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। इतने में आरजू ने दरवाजा खोला। उसने आरजू को कंधे से पकड़कर पूछा, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो घबरा गया था। आरजू ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैं ठीक हूँ, आरजू बोली। उसके बोलते ही राहुल ने उसे गले लगा लिया। राहुल की मम्मी इसी तरह बीमारी के दौरान चल बसी थी। तब से ये बुखार से बहुत डरता है। उसने आरजू को कस के गले लगा लिया। आरजू ने भी उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर कहा, राहुल मैं ठीक हूँ। राहुल को तब एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने खुद को आरजू से अलग किया और उसे दूध का गिलास दिया। दूध पीकर आरजू दवा के नशे के कारण जल्दी ही सो गई। राहुल कुछ देर स्टडी में अपना काम करता रहा। करीब 11 बजे वो आरजू के कमरे में आया। उसने देखा कि आरजू इकट्ठी हुई सो रही थी। उसने जाकर उसे हाथ लगाया तो वो बोली, राहुल मुझे ठंड लग रही है। राहुल ने जल्दी से एसी ऑफ किया। उसे कंबल उठाया, फिर उसका बुखार चेक किया। 103 बुखार था। उसने पानी गर्म किया और आरजू को बुखार की गोली दी। आरजू को अभी भी ठंड लग रही थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसके चारों तरफ कंबल लपेटा और उसके पास उससे लिपट गया। कुछ देर बाद आरजू का कांपना बंद हो गया। राहुल ने चैन की सांस ली। अगली सुबह राहुल जागा। आरजू उससे लिपटी हुई थी। उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया, फिर उठकर बैठ गया। वो नहा धोकर तैयार हो गया। अभी टाइम काफी पड़ा था, सो वो स्टडी में बैठकर पेपर्स चेक करने लगा। उसे अभी वही सीन याद आ रहा था कि आरजू उससे लिपटी हुई है।
उसकी सांसों में आरजू की खुशबू बस गई थी। वो आंखें बंद करके उसे महसूस कर रहा था। लीजा ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने अंदर बुलाया। लीजा चाय लेकर आई थी। वो चाय टेबल पर रखकर चली गई। राहुल ने आरजू के ख्यालों में खोए हुए ही चाय उठाई तो उसकी नजर टेबल पर पड़ी तस्वीर पर पड़ी। उसे मानो झटका लगा। सामने एक 8 साल के लड़के के साथ एक 5 साल की लड़की खड़ी थी। दोनों ने दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने थे। ये निक्की और राहुल की तस्वीर थी, उदय के चाचा जी की शादी की। इसमें ये दोनों दूल्हा दुल्हन के छोटे रूप में थे। तब निक्की सबको कह रही थी कि उन दोनों की शादी है। राहुल तस्वीर देखते ही टेंस हो गया। वो कैसे आरजू के सपने छीन सकता है? निक्की की याद आते ही राहुल को खुद पर गुस्सा आ गया। निक्की के होते हुए वो कैसे आरजू से प्यार कर सकता है? नहीं, वो आरजू से दूर रहेगा। माना कि आरजू अच्छी लड़की है, पर वो निक्की से किया वादा नहीं तोड़ सकता। आज वो आरजू को अपना लेता है और कल निक्की आ गई तो क्या करेगा? नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि ईशान का फोन आया। राहुल, मैंने टाइगर से मिलने का इंतजाम कर लिया है। उसे एक केस के लिए हायर किया है। आएगा तो पकड़ लेंगे। तुम उसे बच्चा समझते हो क्या, जो यूं ही किसी का भी केस ले लेगा? राहुल बोला। जनाब, मुझे सब पता है, इसीलिए तो हेड ऑफिस का नंबर यूज किया उसे बुलाने के लिए। उसने कहा है कि वो आएगा। अब देखेंगे कि कैसे बचेगा। ईशान बोला। ये लोग बहुत दिनों से उसे पकड़ने के चक्कर में थे। मैसेज कर देना, आज देखते हैं लड़का है या लड़की, राहुल ने कहा। कुछ देर बाद ईशान ने राहुल को मैसेज कर दिया। आज सुबह 10 बजे ड्रीमलैंड होटल, रूम 304। राहुल ने रिप्लाई में ओके किया। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी। राहुल का घर। आरजू उठी। उसने टाइम देखा, 8 बज गए थे। बुखार उतर गया था। वो नीचे आई। उसे देखकर लीजा बोली, मैडम, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। मुझे भूख लगी है। आरजू बोली। आप फोन कर देती, मैं ऊपर ले आती। लीजा बोली। आरजू ने वहीं बैठकर खाना खाया। फिर वापस आते वक्त बोली, लीजा, मैं अब सोऊंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कहकर कमरे में आई और जल्दी से तैयार होकर खिड़की से नीचे उतर गई। वो पिछले गेट से बाहर चली गई। कुछ देर में वो हैरी के पास थी। आरजू और हैरी का सीक्रेट ऑफिस। तुम ठीक हो? हैरी ने देखते ही पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। दिखाना वो ऑर्डर, कहकर वो लैपटॉप पर जल्दी जल्दी हाथ मारने लग गई। उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी। टाइगर, कल ड्रीमलैंड होटल में हथियारों की डील है, देखना अगर पकड़ सको तो। उसने रिकॉर्डिंग बार बार बैक करके सुनी। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑर्डर में हमें कहा जाता है कि कोई बचना नहीं चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं कि पकड़ सको तो। कुछ सोचकर वो बोली, हैरी, जरा एसएसपी ईशान को फोन करना। कोई भी बात करना, मुझे सिर्फ आवाज मिलानी है। हैरी ने लैपटॉप पर एक ऐप खोला, फिर किसी फोन से ईशान को फोन किया और लड़की बनकर बात की। हेलो, आज बहुत गर्मी है, चलो आइसक्रीम खाएं, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, कौन हो तुम और कहाँ वेट कर रही हो? ईशान को समझ आ गया कि कोई यूं ही फोन कर रहा है। सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। वैसे आपकी आवाज भी अच्छी है। आप कौन है? हैरी बोला। मैं इस शहर का एसएसपी बोल रहा हूँ। मिलना है? थाने आजा, मिल लेते हैं। वो गुस्से में बोला। हैरी ने फोन काट दिया और सब डिलीट कर दिया। उसने वहीं से ईशान के फोन से भी नंबर डिलीट कर दिया। ईशान अभी भी वो नंबर चेक करने के लिए नोट करवा ही रहा था कि नंबर गायब हो गया। ईशान भी हैरान कि ये सब क्या है। उसने बहुत हैकर देखे जो अकाउंट हैक कर लेते हैं। ये पहला था जिसने फोन ही साफ कर दिया। आरजू ने आवाज आपस में कंपेयर की तो आवाज 99% एक ही इंसान की थी। आरजू ने हैरी की तरफ देखा, फिर कुछ सोच के बोली, ये एसएस भी ना मुझे मिलने को उतावला हो रहा है, आज इसे मिला ही देते हैं। कहकर वो अंदर ड्रेसिंग रूम में गई। वहाँ उसने लड़के के कपड़े पहन लिए। फिर आकर उसने लैपटॉप पर ड्रीमलैंड होटल के कमरे की लिस्ट देखी कि 304 के साथ कौन सा कमरा खाली है। 305 खाली था। उसने वो रिजर्व कर लिया। फिर होटल के कमरे हैक करके उन्हें अपने फोन से कनेक्ट किया और गैरेज में मोटरसाइकिल लेकर निकल गई। ड्रीमलैंड होटल। आज वो एक सीधा साधा ऑफिस का क्लर्क लग रही थी। उसने बाइक भी सिंपल ही ली थी। वो करीब 9:30 बजे होटल पहुंची। उसने देखा कि ईशान बाहर ही साइड पर खड़ा था। वो बड़े ध्यान से आने जाने वालों को देख रहा था। आरजू जानकर उसके पास से गुजरी।
फिर उसके पास आकर लड़के की आवाज में बोली, नमस्कार सर जी, ये सपन जमीन होटल यही है क्या? नहीं, ये ड्रीमलैंड होटल है। ईशान की निगाहें टाइगर को ढूंढ रही थी, सो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर बोली, यही तो हम पूछ रहे हैं, ड्रीमलैंड को हिंदी में सपना जमीन ही तो कहेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया, कहकर वो जाने लगी तो ईशान का माथा ठनका। उसने उसे रोका, इधर आओ जरा, तुम इस होटल में क्या करने आए हो? हमें क्या करना है, हम तो ऑफिस की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आए हैं। हमारे ठहरने का इंतजाम यहाँ हुआ है, हमारे सर जी रात को आएंगे, वो बोला। ईशान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सर पर ढेर सारा तेल लगा हुआ और सारे बाल सर से चिपके हुए, आंखों पर काफी भारी काला चश्मा, स्काई ब्लू शर्ट जो नीली पैंट में अंदर सलीके से फंसाई हुई थी, ऊपर बेल्ट भी था, हाथ में बाबूजी वाला बैग। ये टाइगर नहीं हो सकता, सोचकर उसने उसे जाने दिया। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए आरजू ने सर झुकाकर शुक्रिया किया और होटल में चली गई। अंदर पैर रखते ही उसने शरारती स्माइल बिखेरते हुए पीछे मुड़कर ईशान को देखा और मन ही मन बोली, क्यों एसएसपी साहब, बस इतना ही ब्रेन है? हाँ, अगर ज्यादा होता तो हमारी जगह नहीं होते आप। हंसते हुए उसने अपना फोन निकाला और कैमरे रिवाइंड करके एक दिन पहले की इसी समय की रिकॉर्डिंग चला दी और किसी को पता नहीं चला। नीचे कंट्रोल रूम में किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि कैमरे ठीक काम कर रहे थे। किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जो दिख रहा है वो पहले हो चुका है। वो लोग टाइम देखते रहे, टाइम बिल्कुल ठीक था। आरजू 305 कमरे में दाखिल हुई। उसने 304 की दीवार पर एक उपकरण लगाया, इससे उस कमरे में बैठे लोगों की बातें सुनाई देने लगी। उसने हैरी को मैसेज किया, नाउ। उसी वक्त हैरी ने पुलिस स्टेशन फोन किया। हेलो सर, आज होटल ड्रीमलैंड में हथियारों की डील होने जा रही है। पुलिस वाला कुछ पूछता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। उन्होंने उसी वक्त ईशान को फोन किया। सर, अभी अभी एक फोन आया है कि ड्रीमलैंड होटल में हथियारों की कोई डील हो रही है, क्या करें? मैं जाता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैसेज कर दूंगा, मेरे साथ 2 बंदे हैं, ईशान बोला। वो पुलिस को इकट्ठा नहीं करना चाहता था। पुलिस के आने से टाइगर चला जाता, जो वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि टाइगर उन लोगों को पकड़ ले, फिर ये टाइगर को मिल लेंगे। राहुल ने रूम 303 बुक कर रखा था। वो वहीं पर ईशान का वेट कर रहा था। आरजू ने बाहर बालकनी में निकल कर देखा। दोनों कमरों की बालकनी के बीच थोड़ी दूरी थी। वो तीसरी मंजिल पर थे, तो अगर दूसरी बालकनी में छलांग लगाने में जरा सी चूक हो जाए तो बंदा सीधा 35 फुट नीचे जा गिरता। वो सारा जायजा लेने के बाद अंदर आ गई। उसने देखा हैरी का मैसेज आ गया था, डन। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राहुल कमरे में बैठा सोच रहा था कि आरजू कैसी होगी, खाना खा लिया है या नहीं। उसका एक दिल कह रहा था कि वो लिजा को फोन करके उसके बारे में पूछे और दूसरा कह रहा था कि नहीं, अब वो आरजू की परवाह नहीं करेगा। वो खुद से ही लड़ रहा था कि उसने खुद से कहा, लिजा से पूछने में क्या हर्ज है, आरजू से बात थोड़ी ही कर रहा हूँ। सोचते ही उसने लिजा को फोन किया। हेलो लिजा, आरजू उठ गई क्या? हाँ जी सर, वो उठ गई थी, नीचे आकर खाना खाया, फिर रेस्ट करने चली गई और कह गई थी कि कोई डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहती है। लिजा बोली, ठीक है, आराम करने दो, कहकर राहुल ने फोन बंद कर दिया। उसके दिल को कुछ सुकून मिला। चलो, वो ठीक है। तभी ईशान अंदर आ गया। वो गुस्से से पैर पटकाता हुआ बोला, यार ये क्या है, सुबह से उसका वेट कर रहा हूँ, एंट्रेंस भी एक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे दरवाजे से आए, मुझे तो नहीं मिला। तुम्हें इतना आसान लगता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा? उसकी जगह अगर तुम होते तो? समझे, वो ऐसे ही नहीं, देश की खुफिया एजेंसी का एजेंट है। तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से वो सोचना शुरू करता है, राहुल बोला। अच्छा जी, आपको तो बहुत समझ है, तो आप बता दो कि वो क्या करेगा? ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो यहाँ काफी पहले आ गया होगा, उसकी नजरें उन लोगों पर टिकी होगी और वो शिकार करने को तैयार बैठा होगा, राहुल ने विस्तार से बताया। ईशान बोला, लेकिन मैंने हर एक बंदे को चेक किया है, मुझे तो किसी पर शक नहीं हुआ। हो सकता है कि उसने तुम्हें देख लिया हो और पहले ही राह बदल दी हो, राहुल बोला। हाँ, ये हो सकता है। आरजू ने ईयरफोन लगाकर 304 कमरे की बातचीत सुनने लगी। 3 लोगों की आवाज आ रही थी। सुनो, सारा सामान तैयार रखना, डील होते ही पैसे लेकर पिछली बालकनी से निकल जाएंगे। एक बोला, ठीक है।
दूसरा बोला, यार मैं रस्सी लगा लूं। तीसरा बोला, दिमाग खराब है क्या, अभी वेट करो, पहले उन लोगों को आने दो, जब मैं इशारा करूं तब रस्सी फेंकना। पहले वाला बोला। आरजू ने सारी बातें सुन ली थी। उसे इस बात का पहले ही अंदाजा था कि वो ऐसे ही कुछ करेंगे। वो तैयार थी, अभी डील करने वाले नहीं आए थे। तीनों कमरों में उसका ही वेट हो रहा था। कुछ देर बाद डील करने वाले आ गए। सब अलर्ट थे। राहुल और ईशान कॉरिडोर को घेर कर खड़े हो गए थे। उन्हें पता था कि रास्ता यही है, बालकनी से जाना मुश्किल है। आरजू बालकनी में गई और वहीं उनका वेट करती रही। करीब घंटे बाद जैसे ही वो बाहर आए, आरजू ने अपने स्किल से सबको चित कर दिया। फिर उसने देखा कि एक ने बाहर का दरवाजा खोल दिया है। वहाँ राहुल और ईशान पहले ही उनका वेट कर रहे थे। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो दोनों उन पर टूट पड़े। अंदर आरजू और बाहर वो दोनों। भागने का कोई चांस नहीं था। वो लोग चांस लेना चाहते थे और बाहर को भाग गए। ईशान ने टाइगर को देख लिया था। उसे पूरा भरोसा था कि आज वो उसे जरूर देखेंगे। पुलिस आ गई थी। आरजू चुपचाप बालकनी से होकर अपने कमरे में चली गई और दोबारा वही शरीफ सी क्लर्क बन गई। ईशान ने सबको गिरफ्तार कर लिया। सारा तामझाम खत्म होने पर ईशान टाइगर को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं था। उसने बालकनी में लटकी रस्सी देखी। उसने सोचा कि ये रस्सी टाइगर ने ही रखी होंगी और यहीं से वो भाग गया होगा। राहुल भी अंदर आया। उसे पहले ही पता था कि वो टाइगर को नहीं देख पाएंगे। उसने ईशान से कहा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत ही चालाक है। चलो अपने लोगों को बुलाओ और इन लोगों को उठवाओ। सारे होटल में शोर मच गया था। राहुल ने नीचे देखा, फिर बोला, ईशान ये भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास हो। देखो, बालकनी से दूसरे कमरे में जाना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये साथ के कमरे में कौन है? दोनों भागकर कॉरिडोर में आए और आरजू का दरवाजा खटखटाया। आरजू कपड़े बदल रही थी। बाहर ईशान दरवाजा पीट रहा था। उसने झट कपड़े बदले, मेकअप किया और कानों में ईयरफोन डाले और जाकर दरवाजा खोला। हम मना किए था ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ससुरे चैन से सोने भी नहीं देते। तुम्हारे इतने महंगे होटल का क्या फायदा? उसने दरवाजा खोलते ही बोलना शुरू कर दिया। सामने राहुल और ईशान खड़े थे। तुम यहाँ? हाँ जी हम। अरे आपको बताया कि हमारे सर रात को आने वाले हैं। उस वक्त तक हम आराम करना चाहते हैं, पर होटल के लोग शोर बहुत मचाते हैं, सोने ही नहीं देते। ये सब क्या है? वो नींद से जगाए एक बच्चे की तरह गुस्से से बोल रहा था। हमें कुछ देखना है। वो कमरे में आए। उन्होंने टॉयलेट, अलमारी, फिर बेड के नीचे सब जगह चेक किया। फिर वो बालकनी गए। ईशान ने उससे पूछा, तुम इस बालकनी से छलांग लगाकर उस बालकनी में जा सकते हो? साहेब, हमारा दिमाग खराब है या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम तो उस तरफ देखेंगे भी नहीं। हमको ऊंचाई से डर लगता है। वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा, बालकनी में गया ही नहीं। राहुल ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, मानो वो कोई जोकर हो। फिर बोला, अपना चश्मा उतार के दिखाना। आरजू थोड़ा घबरा गई। उसे डर था कि ईशान को तो बुद्धू बनाना आसान था, पर राहुल उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अगर पहचान गया तो? सोचते ही उसने एक तरकीब लड़ाई और जोर जोर से बोलने लगा, हम आप लोगों की शिकायत कराएगा। हम अभी अपने सर को फोन करता हूँ कि तुम लोग हमारे कमरे में जबरदस्ती आ गए और हमारे सामान के साथ छेड़छाड़ की और अभी हमें परेशान कर रहे हैं। हमको तो तुम्हारी नीयत पर शक होता है। उसने कहकर अपने कॉलर कस के पकड़ लिए, मानो वो लोग उसकी इज्जत पर हमला कर रहे हो। ईशान ने राहुल की तरफ देखा। पता नहीं कभी कभी ये अजीब हरकतें करता है, खासकर टाइगर को लेकर। कहीं इसे टाइगर से प्यार तो नहीं हो गया है? कहीं ये वो तो नहीं? उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। राहुल ने उसे अपने तरफ देखते देखा तो इशारे से पूछा, क्या हुआ? आखिर आगे क्या होगा? भाग 10। राहुल ने ईशान की तरफ देखा। वो भी हैरान रह गया कि ईशान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? ईशान ने सर मारकर कुछ नहीं का इशारा किया, लेकिन वो उसे वैसे ही घूरता रहा। आरजू ने उन दोनों को देखा। उसे भी अजीब लगा। उसे लगा कि ईशान दूसरी सोच वाला है। इसे राहुल पसंद होगा, तभी हमेशा राहुल के साथ रहता है। राहुल तो वैसा है नहीं। पता नहीं इन पैसे वालों का भी क्या हिसाब किताब है। इनकी दोस्ती, इनका प्यार, कोई कुछ नहीं कह सकता। राहुल ईशान को और ईशान राहुल को देखते देखते कमरे से बाहर निकल गए। आरजू ने उनके निकलते ही दरवाजा बंद करके चैन की सांस ली। जब ईशान उसके पास से गुजरा था तो उसने ईशान की जेब में एक छोटा सा उपकरण डाल दिया था। ईशान का ध्यान राहुल की तरफ था। उसे कुछ पता ही नहीं चला।
आरजू को उनकी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप जा रहे थे। वो अपने कमरे में गए। राहुल ने पूछा, क्या बात हुई जो इस तरह घूरने लगे, मानो मैंने कोई गुनाह किया हो? मैं तो उसे चेक कर रहा था। राहुल यार एक बात बता, मुझे टाइगर से मिलना है क्योंकि मैं उसकी तारीफ सुन सुनकर पक गया हूँ, लेकिन तुम्हें उसमें क्या इंटरेस्ट है? मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे टेस्ट पर शक हो रहा है। कहीं तुम्हें टाइगर से प्यार तो नहीं हो गया? ईशान ने अपने दिल की बात कह दी। उधर आरजू का मुंह भी खुला का खुला रह गया। टाइगर से प्यार? राहुल भी ये सुनकर गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बचपन से साथ हूँ तुम्हारे, अब मैं तुम्हें ऐसा लगने लगा? वो तो उस दिन उसकी आंखें मुझे निक्की जैसी लगी, इसलिए मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आरजू निक्की का नाम सुनकर उदास सी हो गई। ओह, तो निक्की का ईशान को भी पता है? ईशान बोला, लेकिन निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो कब की मर गई है? ईशान की बात सुन के राहुल गुस्से से बोला, तुम लोग सोचते होंगे कि वो मर गई, मुझे यकीन है वो एक दिन वापस आएगी। मेरा दिल कहता है, मेरे प्यार को भरोसा है, वो वापस आएगी। राहुल की बात सुनकर आरजू की जैसे जान निकल गई। 2 दिन राहुल ने उसकी केयर क्या की, वो प्यार समझ बैठी। उसे पता ही नहीं चला उसे राहुल से प्यार कब हो गया। कभी उसकी इतनी केयर किसी ने की नहीं थी। उसे सच में बहुत अच्छा लगा था। उसे लगा कि जैसे अक्सर होता है, शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। ऐसा इसके साथ भी हो गया। पर आज उसे पता चला कि ये सब राहुल इंसानियत के नाते कर रहा था। उसके दिल में एक टिस सी उठी। वो दिल पर हाथ रखकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से पानी बह निकला। उन दोनों की आवाजें कुछ देर बंद होने के बाद फिर आई। ईशान बोला, जिन्हें पकड़ा है उन्हीं से पूछते हैं चल के, उन्होंने टाइगर को देखा होगा। फिर वो दोनों लिफ्ट में नीचे चले गए। राहुल बोला, अगर तुमने उसे देखा न होता तो ये मानना मुश्किल था कि कोई था वहाँ। साला आया कहाँ से और गया कहाँ? हवा ही बन गया या उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? बहुत ही शातिर है। आरजू उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो उठकर जाने की तैयारी करने लगी। तभी ईशान की आवाज आई। मैंने गेट पर पूरी निगरानी की थी, कोई नहीं आया था, पर ये कब आ गया? उसने भी बताया कि कोई शक करने लायक बंदा था ही नहीं। फिर ये कैसे? वो नीचे आ गए थे। ईशान सोचता हुआ बोल रहा था, बस एक यही नमूना आया था, ये मुझे किसी एंगल से टाइगर नहीं लगा। कहीं तुमसे कोई चूक तो नहीं हो रही? कहीं ये टाइगर तो नहीं? मुझे जाने क्यों इस पर शक हो रहा है। जब कोई आया ही नहीं तो यही बचा। देख, वो आया, फिर साथ वाला कमरा लिया, बालकनी से एक तरफ आया, सबको मारा, दोबारा वापस अपने कमरे में जाकर बैठा। राहुल ने बताया और ईशान की तरफ देखा। यार, लगता है तुम एकदम ठीक कह रहे हो, चलो चलकर फिर से देखते हैं। दोनों वापस लिफ्ट में आ गए। आरजू ने उनकी बातें सुन ली थी। उसने जल्दी से एक बूढ़ी औरत का मेकअप किया और अपना बैग उठाकर बालकनी से होती हुई राहुल और ईशान के कमरे में आ गई। उसके कान उनकी हरकतों पर थे। वो लोग ऊपर आए। उन्होंने आरजू का कमरा खटखटाया, पर आरजू वहाँ थी ही नहीं। दरवाजा क्या खोलती? ईशान ने होटल रूम के मैनेजर को बुलाया। उसने स्पेयर की से दरवाजा खोल दिया। वो दोनों भागकर अंदर गए। उधर आरजू धीरे से कमरे से निकलकर लिफ्ट में चली गई। उन्होंने सारा कमरा देखा, कहीं कोई नहीं था। बाथरूम के शीशे पर एक पेपर था, या कहो चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, ढूंढते रह जाओगे। ईशान को बहुत गुस्सा आया। वो बालकनी में गया। राहुल बोला, तो यहाँ देख, मैं नीचे देखता हूँ। राहुल जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा। उसने देखा कि लिफ्ट नीचे जा रही है। वो जल्दी से दूसरी लिफ्ट में चढ़ गया। आरजू लिफ्ट से निकली। वो धीरे धीरे चल रही थी। वो एक रॉयल बूढ़ी औरत लग रही थी। राहुल लिफ्ट से निकलकर भागा तो उससे टकरा गया। वो गिरने लगी तो राहुल ने फिल्मी स्टाइल में उसे बचा लिया। वो उसे देखते ही रह गई। राहुल को भी अजीब सा फील हुआ। उसने ध्यान से आरजू की ओर देखा। आरजू खांसने लगी और कमर पर हाथ रखकर नीचे खड़ी हो गई। वो बोली, अरे बेटा, ध्यान से चलो, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा इस उम्र में कुछ नहीं बचेगा। वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी आंटी जी, माफ करना, असल में मैं किसी को ढूंढ रहा था। अरे बेटा, लड़के जाने ही क्यों देते हो, अगर बाद में ढूंढने ही जाना हो। वो हंसते हुए फिर खांसने लगी। राहुल इसे बिठाकर वहाँ से चला गया। उसने सामने रिसेप्शन पर पूछा, मेरे अलावा और कौन उतरा लिफ्ट से?
सर वो मैडम आई थी और तो कोई नहीं आया, रिसेप्शनिस्ट बोली। राहुल ने बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। आरजू को पता था कि वो उस पर शक करेगा, वो भी उसकी तरफ देखने लगी। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सोचा नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी ईशान का फोन आया। वो साइड में जाकर फोन सुनने लगा। हेलो ईशान, कुछ हुआ? नहीं यार, वो कमीना बहुत ही चालाक निकला। जब हम उसके कमरे में थे उस वक्त वो हमारे कमरे में था, वहाँ भी उसने नोट छोड़ा है। साले ने लिखा है, कहा था ना कि ढूंढ ना पाओगे। तुम बताओ, कुछ पता चला? ईशान बोला। नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, पता नहीं चला कहाँ गया। यार रुक, एक मिनट, एक बूढ़ी औरत है, उस पर नजर रखता हूँ, मुझे वो कुछ और लगी। कहकर राहुल भागकर रिसेप्शन पर आया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट से पूछा, वो जो वहाँ आंटी बैठी थी वो कहाँ गई? वो अभी अभी बाहर टैक्सी में बैठकर चली गई। सुनकर राहुल ने गुस्से में रिसेप्शन टेबल पर मुक्का मारा, उसमें क्रैक आ गया। रिसेप्शनिस्ट भी डर गई। राहुल को कुछ ख्याल आया, वो उसी समय बाहर भाग गया। उसे जाने क्यों उस बूढ़ी औरत को छूने से उसे लगा मानो उसने आरजू को छुआ है। ये याद आते ही वो अपने घर की तरफ भाग लिया। उधर आरजू अपने ऑफिस पहुंच गई। उसने हैरी से कहकर होटल के कमरे दोबारा सेट कर दिए, फिर खुद जल्दी से कपड़े बदलने गई। वो कपड़े बदल कर आके अपने घर के लिए निकल पड़ी। वो घर पहुंची तो राहुल की कार खड़ी थी। वो जल्दी से पिछली तरफ गई। इधर राहुल ने आते ही लिजा से पूछा, आरजू कहाँ है? जी वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई, उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब मत करना, तो मैंने नहीं किया। लिजा अभी बता ही रही थी कि राहुल ऊपर कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर आवाज लगाई, आरजू, आरजू, पर अंदर कोई हलचल नहीं हुई। राहुल ने लिजा को आवाज लगाई कि कमरे की चाबी लाओ। लिजा ने चाबी लाकर दी। राहुल ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला। अंदर बेड पर आरजू सो रही थी। राहुल उसके पास गया। उसने धीरे से आरजू के माथे को चेक किया। उसे तेज बुखार था। उसने हल्के से आरजू को जगाया, वो नहीं जागी। उसने उसकी नब्ज चेक की, सब ठीक था। उसने लिजा को पानी पकड़ाने को कहा। खुद दवा निकालकर उसने उठाकर दवा लेने को कहा। उसने बहुत प्यार से उसे दवा खिलाई। आरजू ने उसके हाथ से दवा लेकर खा ली। उसका बुखार ठीक नहीं हुआ था, पर वो मिशन नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो बुखार में ही चली गई। और लड़ाई करते वक्त उसके कंधे पर चाकू से चोट लग गई और काफी खून निकल रहा था। डार्क रंग के कपड़ों के कारण पता नहीं चला, लेकिन जब राहुल ने उसे दवा देने के लिए उसके कंधे पकड़े तो उसके हाथ में चिपचिप हुई। उसने आरजू का फटा कमीज और जख्म देखा। वो देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कैसे लगी? पता नहीं, मुझे तो नींद ही बहुत आ रही थी, पता नहीं कब, कैसे और कहां से ये चोट लगी। आरजू मासूमियत से बोली। अच्छा आराम से बैठो, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं। राहुल बोला। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ